जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स जो 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में पब्लिश हुए हैं। और इन एडिटोरियल्स में से मैंने पिकअप किया है आपके साथ डिस्कशन के लिए इस सेशन में 1 अप्रैल का एडिटोरियल, दिस इज अ क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 erodes the privacy of those convicted of crime and the ordinary citizen। ये एडिटोरियल है और इसको लिखा है अपार गुप्ता एंड अभिनव शेखरी ने। इसमें से अपार गुप्ता साहब लॉयर हैं एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, एंड अभिनव शेखरी साहब हैं एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। देखिए, इसको पिक करने का कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर आप यूपीएससी और स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके लिए इस साल के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी आपके लिए बनेंगे, इसलिए इस पूरे इशू की अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड सारे इश्यूज़। मैंने इस पूरे एडिटोरियल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने स्लाइड्स में कन्वर्ट किया है जिससे कि आपके साथ मैं ईजिली डिस्कस कर सकूँ। साथ ही साथ आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपको फ्यूचर में आप ये बुलेट पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो आप आंसर को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस वीक का यानी 28 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच में मैंने एक और एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़पेपर का, ब्रिजिंग द वे इन क्वेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टैक। मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। बिम्स्टैक भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बिम्स्टैक ने अपने 25 साल पूरे किए हैं फाउंडेशन के बाद, सिल्वर जुबली ईयर मना रहा है। इसकी मीटिंग श्रीलंका में हुई थी। बिम्स्टैक कई मायने में इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशन शेयर करता है बिम्स्टैक मेंबर्स के साथ। तो बिम्स्टैक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को भी आप देख लीजिए, लिंक आई बटन में है। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और हम इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड अपना डिस्कशन रखेंगे। दैट इज, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। सेकंड, व्हाई दिस बिल इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज दिस बिल ऑल अबाउट। थर्ड, व्हाट आर द मेजरमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस बिल, कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं जो इंक्लूड हुए हैं और जो पुराने बिल में नहीं थे। हाउ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 is different from the Identification of Prisoners Act 1920. How this bill is infringing the fundamental rights, what are the fundamental rights which are infringing by this law। ये एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि अपोजिशन में और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना है कि अगर ये बिल आता है तो इसमें फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो पॉसिबली ब्रीच हो सकते हैं, एंड व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस बिल। दोस्तों, डिटेल डिस्कशन से पहले एक बार ब्रीफ समझ लेते हैं इस पूरे मैटर का, ये इशू का। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, ये बिल रिपील करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एक्ट है, और उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट लिए जाते थे उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। जाहिर सी बात है, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ही थी जितना उस समय स्कोप था, उस हिसाब से मेजरमेंट्स होते थे। अब क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें मेजरमेंट्स का एम्बिट बढ़ाया गया है, इसमें और ज़्यादा मेजरमेंट्स का प्रोविज़न रखा गया है। कौन कौन से मेजरमेंट्स है देखिए, फिंगर इम्प्रिंट्स, पाम प्रिंट एंड फुटप्रिंट इम्प्रेशंस, फोटोज, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, physical biological samples and their analysis, and behavioral attributes such as signature, handwriting or any other examination। ये सारे मेजरमेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये आप याद कर लो, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से मेजरमेंट्स इस पर्टिकुलर बिल में इंक्लूडेड हैं, और जब मेंस में आप आंसर लिखेंगे तब भी आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तो याद रखिए इनको। और ये जो रिकॉर्ड्स, जो मेजरमेंट्स होंगे, इनका रिकॉर्ड 75 ईयर्स तक के लिए मेंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा। और मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि
कन्विक्ट्स के साथ साथ और भी लोग जो शक की वजह से, होता क्या है कि जब कोई क्राइम होता है, कोई केस होता है, तो पहले एक शक का दायरा होता है, शक के दायरे में जो जो लोग आते हैं सबको डिटेंड कर लिया जाता है, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें से कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ लोग घेरे में ही रहते हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग में जो एक दायरा बनेगा, शक का दायरा, जिसमें जितने लोग आएंगे सबका मेजरमेंट इसमें होगा, जो कि तो ये जो एक्ट है नेचुरली, अब जब टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्रिमिनल्स की मैपिंग करने का, उनका मेजरमेंट करने का, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस है, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। बिल 100 साल पुराना था, उसको रिपील करने के लिए प्रपोजल आया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है। एक तो यही है कि रिकॉर्ड 75 ईयर्स तक रखा जाएगा। 75 साल एक बड़ा पीरियड है। इसमें ये डिस्कशन का मुद्दा है कि अगर 75 साल तक रिकॉर्ड रखा जाएगा किसी का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो राइट टू फॉरगेटिन जो एक राइट है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इस राइट टू फॉरगेटिन का मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी किसी गलती की वजह से कन्विक्ट होता है, जेल जाता है, फिर वो बाहर निकलता है, तो उसके बाद उसको एक मौका है नई लाइफ शुरू करने का, और अगर उसका ये जो रिकॉर्ड है पब्लिक डोमेन में रहेगा, तो वो जो राइट टू फॉरगेटन वाली बात है वो कहीं ना कहीं ब्रीच होगी, क्योंकि लोग उसको उसी के, क्योंकि डेटा अवेलेबल है, लोगों को पब्लिक डोमेन में है, लोगों को पता है कि इसने ये क्राइम किया था, तो लोग उसको उसी हिसाब से फिगर आउट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होता है। साथ ही साथ वो सारे लोग जो शक के दायरे में, सबको लेके सबका मेजरमेंट करना, ये भी एक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि जो 1920 का एक्ट था उसमें जो सिर्फ क्रिमिनल्स होते थे उनका ही मेजरमेंट होता था। डिबेट का एक टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे। कौन कौन से फंडामेंटल इन्फ्रिंज होंगे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 21, ये चारों फंडामेंटल राइट्स इस बिल से इन्फ्रिंज होते हुए दिखते हैं। आज की डिस्कशन में ये मैं चारों फंडामेंटल राइट डिटेल में डिस्कस करूंगा, चिंता ना करें, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस बिल की वजह से इनडायरेक्टली यूपीएससी आपसे इन फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखने होंगे। तो दोस्तों ये है ब्रीफ इस पूरे इशू का। अब हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे आपके साथ, जिससे कि आप इस पूरे इशू से अवगत हो सके। मैं स्लाइड फॉर्म में डिस्कस करूंगा, बुलेट पॉइंट्स हैं सारे स्लाइड्स में, आप इनको समझें, साथ ही साथ आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स अगर आपके साथ रहेंगे तो आप किसी भी वक्त अपने आंसर को डेवलप कर सकते हैं, और ये एक नोट्स की तरह आपके साथ रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का ये डिटेल डिस्कशन। व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, इसको समझते हैं। ऑन 28th of April the criminal procedure identification bill 2022 was tabled in the Lok Sabha. The bill seeks to repeal the Identification of Prisoners Act of 1920, which permits the acquisition of personally identifiable information about certain people such as criminals in order to conduct criminal investigations. The bill was introduced with the objective of authorizing the taking of measures of convicts and other persons for the sake of identification and investigation in criminal circumstances, as well as the preservation of records, among other things. The bill expands the reach of such information as well as the people who can get it. It authorizes the National Crime Record Bureau to collect, स्कोर एंड मेंटेन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स। बिल में कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फिंगर इम्प्रिंट्स, palm print and footprint impressions, photos, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis. So these are the various measurements involved in this bill, whereas in the 1920 bill only the fingerprints and the footprints were involved. Naturally the technology was limited at that particular time, so only two things were involved in the 1920 bill, but in this particular proposed bill these number of measurements are involved. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स क्वेश्चन में ये भी आप तैयार रखिए कि इसमें जो वेरियस मेजरमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं। सपोज करिए कि आइरिस और रेटिना स्कैन, इसमें किस तरह से ये प्रोसीजर होता है, कौन सी मशीन यूज़ होती है, क्या क्या इसमें क्राइटेरियाज होते हैं और क्या इसमें
आउटपुट आता है। साथ ही साथ जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं जिसमें कि ब्रेन मैपिंग पॉसिबल हो सकती है, तो ब्रेन मैपिंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ये आप प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, उसकी आप तैयारी करके रखें। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर आप चाहते हैं कि ये सारे मेजरमेंट्स किस तरह से होते हैं, क्या इनका प्रोसीजर है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नाउ वी विल सी द की फैक्टर्स ऑफ द बिल टू अलाउ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी to take and record accurate body measurements. Invest the National Crime Record Bureau (NCRB) with the authority to collect, store and preserve records of measurements as well as to share, disseminate, destroy and dispose of records. To allow a magistrate to order anyone to take measures. Additionally, a magistrate can order law enforcement officials to collect in the case of a specific category of convicted and non-convicted individuals fingerprints, palm print impression, footprint impression, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting and any other examination. To any person who resists or refuse to offer measures should be able to be measured by police or jail authorities. For the purposes of inquiry, the bill also permits police to keep track of signatures, handwriting and other behavioral characteristics referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure 1973. On the direction of magistrate, finger and footprint impression as well as a limited category of convicted and non-convicted persons, pictures are permitted. Now, what is the necessity of the bill? The bill was introduced to enable for the use of modern means to capture and record acceptable body dimensions. As the existing law, the Identification of Prisoner Act 1920 only allowed for the capturing of fingerprint and footprint impressions of a select group of convicted individuals. In addition, the bill aims to broaden the ambit of persons who can be measured, which will aid investigate authorities in gathering adequate legally admissible evidence and establishing the accused person's crime. In addition, the bill stipulates legal authority for taking proper body measurements of those who are compelled to submit such measurements, which would improve the efficiency and speed of criminal investigations while also enhancing the conviction rate. Now we will discuss the fundamental rights which will possibly get infringed because of this bill. Article number 14, article number 19, article number 20 sub clause 3 and article 21. तो चलिए एक बार इन सारे आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं, क्या है आर्टिकल नंबर 14, 19, 20 सब क्लॉज 3 एंड 21. Article 14 says, Article 14 guarantees equality before law as well as equal protection of the law to all people within the territory of India. This includes the equal subjection of all persons to the authority of law as well as equal treatment of persons in similar circumstances. The latter permits the state to classify the persons for legitimate purposes provided there is a reasonable basis for the same, meaning that the classification is required to be non-arbitrary based on a method of intelligible differentiation among those sought to be classified, as well as have a rational relation to the object sought to be achieved by the classification. 19 gives 6 freedoms that are available to the citizen of India: freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of India, and freedom to reside. 20 subclause 3, no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself. It is a protection against such compulsion resulting in his giving evidence against himself. And Article 21 says protection of life and personal liberty is also stated under the right to life and personal liberty. Article 21 declares that no citizen can be denied his life and liberty except by due process of law.
This means that a person's life and personal liberty can be disputed only if that person has committed a crime. Now we will discuss the constitutional validity of the bill with respect to privacy. By altering the act's scope and repealing it, the legislation has expanded the jargons of the Identifications of Prisoners Act of 1920. The bill has defined the term measurements under section 2(1)(b), which includes finger impressions, palm impressions, foot impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis. Behavioral attributes such as signature, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of Code of Criminal Procedure 1973. The legislature's intention to make the word measurement exclusive in nature by including general words like physical and biological samples could lead to necroanalysis and brain mapping through the use of force implicitly in collection, directly violating Article 23 right to self-incrimination and Article 21 right to life of the Indian Constitution. According to Article 20 subclause 3 of Constitution of India, no person accused of a crime may be forced to testify against himself. It has become a source of concern regarding the privacy of individuals which is in jeopardy. It should be noted that it is also in violation of the United Nations Charter's human rights requirements. Privacy is a fundamental human right, and there are various aspects of privacy such as privacy of space, privacy of body, privacy of information and privacy of choice that have evolved over time through a catena of Supreme Court judgments beginning with K. Gopalan versus State of Madras, Kharak Singh versus State of UP, Charles Sobraj versus Superintendent Central Jail, Sheila Barse versus State of Maharashtra and प्रमोद कुमार सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे केसेस आप याद रखिए जो इसमें मेंशन हुए हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा क्योंकि जब आप मेंस में इसका आंसर लिखेंगे तो ये केसेस आपको कोट करने होंगे। In addition, clause 4 subclause 2 of the bill allows for the repetition of measurements records for 75 years, which is a clear infringement of right to be forgotten as recognized by Supreme Court in S. Puttaswamy versus Union of India। इस पैराग्राफ में आपके दो प्रीलिम्स के क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो ये कि इस पर्टिकुलर बिल में जो रिकॉर्ड लिया जाएगा, मेजरमेंट लिया जाएगा, वो कितने साल तक रिटेन हो सकता है, तो आंसर है 75 ईयर्स तक। और साथ ही साथ जो राइट टू बी फॉरगेटन जो फंडामेंटल राइट्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मेंशन किया था, वो इसमें इन्फ्रिंज होता है क्योंकि 75 ईयर्स तक एक आदमी अगर कोई क्राइम करता है तो 75 ईयर्स तक वो रिकॉर्ड में रहेगा एंड इट विल बी इन द पब्लिक डोमेन दैट पर्सन हैज़ कमिटेड सर्टेन क्राइम। सो दिस इन्फ्रिंज द राइट टू बी फॉरगॉटन। Now, in addition to clause 4 subclause 2 of the bill allows for the retention of measurement records for 75 years, which is a clear infringement of the right to be forgotten as recognized by Supreme Court in this case, as just I told you. Furthermore, it contradicts the core concept of criminal law that no one is guilty until proven guilty in a court of law. Further, in Narayan Dutt Tiwari Rohit Shekhar, the court declared that nobody should be compelled to be subjected to any techniques in question in any circumstances, even when it is the context of an investigation in a criminal matter. Such actions would constitute an unjustified infringement into an individual's personal liberty. In Kharak Singh state of UP, the court determined that the term life refers to more than animal existence. The resistance to its loss spread to all our limbs and faculties, allowing us to appreciate life. The right to life, it could be argued, does not only apply to animals, it refers to more than a person in physical well-being. The Supreme Court added a new dimension to Article 21 in Maneka Gandhi Union of India case, declaring that the right to life or life includes not just bodily existence but also the right to live with dignity. The bill puts a person's life on hold,
and he will always be under government observation, which is a serious invasion of privacy. The Supreme Court ruled in a state of AP Chala Ramakrishna Reddy that one of the basic human rights guaranteed to everyone is the right to life. It is so fundamental that no one, including government, has the authority to violate it. Even when incarcerated, a person retains his or her humanity. He retains his human status and is thus entitled to all fundamental rights, including the right to life. Now the conclusion. You have to remember these points, because whenever you're writing the answer for mains, you have to conclude it, and you have to have the unbiased view about it. So as a result, the bill was introduced in order to allow for the use of modern means to capture and record acceptable body dimensions, with a goal of authorizing the taking of measurements of convicts and other people for the purposes of identification of investigation in criminal cases, as well as the preservation of records, among other things. The bill has infringed citizens' fundamental rights by granting the state broad powers to store prisoner records and conduct physical and biological tests with the implied force of law, which is contrary to the rule of law and arbitrary in character. People do not lose their humanity while they are imprisoned. Supreme Court of India as well as many other Indian courts have reaffirmed this situation in a number of cases to ensure that prisoners do not become victims. Since then, the legislature has been unable to qualify the intangible differentia and rational connection test. As a result, it is blatant infringement of the citizens' fundamental rights stated in section 14, 19, 20 subsection 3 and 21 of the Constitution of India. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, मैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टाइम नहीं निकाल पाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का और एडिटोरियल्स को पढ़ने का, उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता हूँ आपके लिए, ये सारे वीडियोस लेके आता हूँ, जिससे कि अगर किसी भी कारण से आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका लॉस ना हो, आप कनेक्टेड रहें जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे इनकरेज करेंगे फर्दर आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहने के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियोस में कुछ अमेंडमेंट करूं, कुछ इंप्रूवमेंट्स करूं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन करूं, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल और यूटिलिटी साबित हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं अकॉर्डिंगली कुछ जो भी इम्प्रोवाइजेशन आप सजेस्ट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनको इंक्लूड करने के लिए, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर वीडियो साबित हो, आपके लिए यूटिलिटी वीडियो साबित हो। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।